दोस्तों, मैं राजीव और आप देख रहे हैं SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता में। जी नहीं एडजस्ट हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव और आप देख रहे हैं SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। दोस्तों, आपको भारत के 74वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा 74वां स्वाधीनता दिवस है। देश की हवाएं, देश के पेड़, देश के पशु पक्षी आज सब आज़ाद हैं। पर हमें आज ये सोचने पर मजबूर होना चाहिए, क्या हम वास्तविकता में आज़ाद हुए हैं? मेरे हिसाब से हम लोग आज मानसिक रूप से गुलाम बने हुए हैं। आज भी हम लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। अगर हम अपने फील्ड के बच्चों की बात करें तो कोई बच्चा फेसबुक का गुलाम है, कोई बच्चा व्हाट्सएप का गुलाम है, कोई बच्चा किसी लड़की का गुलाम है। हम लोग मानसिक रूप से गुलाम होते जा रहे हैं। आज इस स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य पर आइए हम मिलकर ये शपथ खाएं कि हम लोगों को मानसिक रूप से भी दोस्तों आज़ाद होना पड़ेगा। ये आर्यभट्ट का देश, पतंजलि का देश, APJ अब्दुल कलाम का देश, विवेकानंद का देश, ऐसी ऐसी पीढ़ियों का देश रहा है जिसने विश्व के सामने एक कीर्तिमान खड़ा किया, विश्व के सामने भारत को एक अलग पटल पर लाके खड़ा किया और भारत की एक अलग पहचान बनाई। ऐसी ऐसी प्रतिभाओं वाला देश, विद्वान और विदुषियों का देश, गार्गी जैसी विदुषियां इस देश में पड़ी हुई थीं। पर अब आजकल क्या हो रहा है, हमारी जो नवयुवक लोग हैं, जो युवा लोग हैं, वो पीढ़ी भटक चुकी है, बहुत बुरी तरीके से भटक चुकी है। किस रास्ते पे जा रही है ये पता ही नहीं है। हमारी युवा पीढ़ियों के जो आइकन हुआ करते हैं वो याकूब मेनन, अजमल कसाब जैसे लोग को अपना आइकन बना लेते हैं, अपना आइडल बना लेते हैं। लेकिन इस देश का इतिहास गवाह है, जब जब याकूब, अजमल कसाब जैसे लोग इस देश की हस्ती मिटाने के लिए आए, इस देश की माओं ने APJ अब्दुल कलाम, कैप्टन हामिद जैसे लोग पैदा किए देश की रक्षा के लिए, देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए। तो दोस्तों, हमें उसी पुरानी परंपरा पे ही चलना पड़ेगा। विद्वानों का देश हमारा, आर्यभट्ट जैसे विद्वान, रामानुजम जैसे विद्वान, मैथमेटिशियन, जिनके सवाल पर आज भी विदेशों में 20-20 क्लास की लेक्चर्स होती हैं, उन पर रिसर्च चल रहा है। आज भी उनके कई सारे सवालों पे ऊपर रिसर्च चल रहा है कि वो क्या बना के गए थे। कोरोना वैश्विक महामारी को अगर हम देखें तो हमारे देश में पहले N95 मास्क नहीं हुआ करते थे। N95 मास्क भारत अब देश को ही नहीं बाकी कई देशों को सप्लाई कर रहा है। कई विदेशों में भी भारत N95 मास्क सप्लाई कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे मोदी जी ने भी यही आपको बताया था कि ये आवश्यकताओं का देश है, ये विषमताओं का देश है और आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो हमारी जो युवा पीढ़ी दोस्तों भटकी हुई है, उसको संभालने का समय आ चुका है आज। तो आइए ये कसम खाएं हम कि आज से हमें मानसिक रूप से आज़ाद होना है दोस्तों, क्योंकि जो मानसिक रूप से हमारे अंदर बेड़ियां पड़ी हुई हैं उससे आज़ाद होना है। हमारी युवा पीढ़ी जो भटक चुकी है उसको अपने रास्ते पर लाना है। आज राफेल आया हमारे देश में, बहुत खुशी की बात है, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि राफेल जैसे विमान खुद अपने देश में हम लोग बनाएं? हमारे वैज्ञानिक इतने सफल हों, हमारी नई युवा पीढ़ी इस ढंग से काम करे कि देश हमारा एक सशक्त देश बन के उभरे। लेकिन उसके लिए हमें मानसिक रूप से आज़ाद होना पड़ेगा दोस्तों। जो हमारे ऊपर जो मानसिक बेड़ियां पड़ी हुई हैं, आज हमारी युवा पीढ़ी इतनी बुरी तरीके से भटक चुकी है। लैपटॉप में दिन दिन भर लोग लगे रहते हैं, मोबाइल्स में दिन दिन भर हमारे नवयुवक लोग, जितने भी हमारे, मैं पढ़ाता हूँ क्लासरूम में तो वहाँ भी देखता हूँ, मतलब लड़का सोशल नहीं रह गया है बिल्कुल।
सोशल मीडिया पे तो रहता है लेकिन सोशल नहीं रहता है। सोशल मीडिया पे लड़का बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और माइंड लड़कों का इतना कोलैप्स हो चुका है कि उनके समझ में ही नहीं आता है। पहले के समय में कक्षा 5 से ही लड़के को फील्ड सेटअप थी, तैयार थी, उसे पता था कि मुझे आगे भविष्य में क्या करना है। आज ग्रेजुएशन हो जाता है, इंटर तक तो बच्चों को कुछ पता ही नहीं है कि हमें भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है। ग्रेजुएशन हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, पीएचडी भी हो जाता है, उसके बाद भी लोग नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं हम और आप जिम्मेदार हैं। इसके लिए हमें बेड़ा उठाना पड़ेगा दोस्तों। शुरुआत हमें और आपको ही करनी पड़ेगी। जिस हिसाब से आज़ादी का पहला बिगुल मंगल पांडे ने बजाया था, उस हिसाब से हमें भी इस आज़ादी के लिए बिगुल बजाना पड़ेगा और भारत को एक सशक्त भारत बन के उभारना पड़ेगा। तो दोस्तों, मिलकर शपथ लीजिए मेरे साथ कि आपके ऊपर जो मानसिक बेड़ियां पड़ी हुई हैं उससे आज के बाद आप आज़ाद होंगे, उससे निजात पाएंगे और देश को दिन रात ऊंचाइयों पर और बुलंदियों के आसमान पर ले जाकर खड़ा करेंगे। कलाम जैसे कई लोग पैदा हुए इस देश में, विवेकानंद जैसे कई लोग पैदा हुए इस देश में। अपना आइडल उनको बनाएं। अपना आइडल सलमान खान, शाहरुख खान ये आपके आइडल नहीं हैं। इस कोरोना वैश्विक महामारी में आपने इन लोगों को देखा होगा। जो रियल आइडल थे उनको आप आइडल बनाइए। कलाम साहब देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी इतनी सारी फैसिलिटीज वो नहीं लेते थे। जब वो मरे तो उनके घर में कुछ 1,500-2 हज़ार पुस्तकें पाई गईं, पंखा, कूलर और बैंक बैलेंस, कुछ हजार रुपए बैंक बैलेंस था। बाद बाकी उनकी सारी तनख्वाह सब कुछ सब गरीबों में बांटा जाता था, सरकार के हिस्से में जाता था। देश के राष्ट्रपति होकर और चाहते तो ऐसो आराम में वो हम आप से सबसे आगे निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने सारा ऐसो आराम त्यागा। किसके लिए? अपने देश के लिए। और कलाम साहब, हमारे कलाम साहब भारत देश को एक बेमिसाल ताकत दे के गए, जिसका एग्जाम्पल है मेरे पास। हमारे कलाम साहब हमें ब्रह्मोस दे के गए। ब्रह्मोस मिसाइल की दोस्तों खास बात ये थी नहीं है। सबसे पहले तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल रडार के अंतर्गत नहीं आती है। दूसरी बात इसमें सबसे खास बात यह है कि ये 5,000 किलोमीटर की दूरी तक सटीक वार करती है और जब तक रडार के पकड़ में आती है तब तक ये अपने लक्ष्य को भेद चुकी होती है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में ऐसे कहा जाता है, दागो और भूल जाओ। तो ऐसे ऐसे अस्त्रों शस्त्रों से भारत को लैस किया हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। कलाम जी का नाम आज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो राजनीति में ज़्यादा घुसती चली जा रही है। उसको जातिवाद से ज़्यादा मतलब हो रहा है। एक देश के युवा पीढ़ी को, एक शिक्षक के लिए और एक विद्यार्थी के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं होनी चाहिए। मुझे वो व्यंग्य याद है, कई बार आपने भी उसको देखा होगा। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक बार स्टेज पे चढ़ रहे थे और हमारे देश के काफ़ी एक प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनको शायद ही ऐसा कोई है जो ना जानता हो, राज्यसभा से सांसद थे रामधारी सिंह दिनकर। तो नेहरू जी स्टेज पे चढ़ते टाइम थोड़ा सा लड़खड़ा गए थे, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनको जाके पकड़ा, उनको संभाला। तो नेहरू जी ने उनसे एक बात कहा कि धन्यवाद दिनकर जी, जो आपने मुझे संभाल लिया। तो मज़ेदार बात ये नहीं थी, मज़ेदार बात ये थी कि दिनकर जी ने जो जवाब दिया वो दिल को छू लेने वाला जवाब दिया। दिनकर जी ने कहा कि देश की राजनीति जब जब गड़बड़ाई है उसको साहित्य ने, विज्ञान ने, कला ने, शिक्षकों ने और कवियों ने ही सुधारा है। तो देश की राजनीति जब जब गड़बड़ाए, आप राजनीति में एंट्री मत करिए, लेकिन इतनी ताकत रखिए कि राजनीति को बदल सकें, जस्ट लाइक रामधारी सिंह दिनकर।
इसी के साथ यही कहना है मेरा कि हमारी जो युवा पीढ़ी अपने एक किसी नेता को अपना आइडल मान लेती है, अपने जात के नेता को आइडल मान लेती है। आपका कोई एक आइडल नहीं होना चाहिए। आपका आइडल वो होना चाहिए जो आपके बारे में भला सोचे। आपके बारे में भला सोचने का मतलब है आपके देश के बारे में भला सोचे, आपके देश को सशक्त बनाने की कोशिश करे। उसको आप अपना आइडल बनाइए, उसको आप अपना आइडल बनाइए, ताकि देश का भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके। तो मेरे साथ देख रहे तमाम मेरे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तगण, मेरे अभिभावक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे इतना ही कहना है कि देश की युवा पीढ़ी के पास आज भी मौका है। भारत देश ने कई सारे विद्वान पैदा किए, आर्यभट्ट जैसे विद्वान। किसी भी क्षेत्र में आप निकल जाएं, आज भी वर्तमान काल में भी एप्पल कंपनी में सबसे ज़्यादा भारतीय लोग लगे हुए हैं। गूगल का जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो बनाने वाला पहला भारतीय था। हर क्षेत्र में भारत आगे है, लेकिन कुछ पश्चिमी देशों की वजह से, उनकी सोची समझी राजनीति की वजह से, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे ही कुछ दोस्त हैं जो संस्कृत भाषा को गलत बताते हैं, बेकार बताते हैं। बहुत बड़े आइडल हैं लोगों के, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्हें एक वक्तव्य में कहा था कि संस्कृत भाषा बेकार है। तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक हम संस्कृत बोले तब तक हम रामानुजम जैसे लोगों को हमने पैदा किया, हमने भास्कराचार्य जैसे लोगों को पैदा किया, हमने धन्वंतरी पतंजलि जैसे लोगों को पैदा किया। और जब से हमने इंग्लिश को अपनाया तब से हमने आतंकवाद को पैदा किया, हमने भारत को पीछे ले जाने वाले लोगों को पैदा किया। तो अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में कोई भी चोरी नहीं होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जब भी सदन में पहुंचते थे, या अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भी किसी भी विदेशी दौरे पे जाया करते थे, तो उनकी आदत थी वो कभी भी इंग्लिश में नहीं बोला करते थे। वो सारे भाषण अपने शुद्ध हिंदी में दिया करते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बहुत बड़े कवि रहे हैं, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूं मैं। तो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में कोई भी चोरी नहीं होना चाहिए। एज ए एग्जाम्पल, अभी वर्तमान समय में आप देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी मातृभाषा में बोल रहे थे। यहां से कई लोग जाते हैं देश में, विदेशों में, वो इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज इज अ वेरी गुड थिंग, पर हमारी माई बाप इंग्लिश नहीं हो सकती है। और हम अगर इंग्लिश में कमजोर भी हैं तो इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। हम इंग्लिश में कमजोर हैं, होंगे इंग्लिश में कमजोर। हमें हिंदी में मजबूत होना चाहिए, हमें भारत में मजबूत होना चाहिए। हिंदी ही भारत है, भारत ही हिंदी है। हम हिंदुस्तानी कहलाते हैं, तो हिंदी बोलने में हमें गर्व महसूस होना चाहिए। संस्कृत भाषा सीखने में हमें गर्व महसूस होना चाहिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 8 में से लगभग डेली 6 क्लासेस संस्कृत के ऊपर चलती हैं, भगवत गीता पर। वहाँ पर कई सारी थीसिस लिखी जा रही हैं, भगवत गीता पर वहाँ कई सारी क्लासेस चलाई जा रही हैं, और हम अपनी ही संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आप किसी भी विदेशी भारत के पर्यटक स्थल पर जाइए, ताजमहल जाइए, लाल किला जाइए, जयपुर जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं वगैरह जाती हैं विदेशी कपड़े पहने घूम रही हैं, लेकिन जो विदेशी यहाँ पर आती हैं वो साड़ी पहनकर नमस्ते करते हुए मिलती हैं। विदेशी लोग हमारा कल्चर अपनाना चाहते हैं और हम विदेशों के पीछे पागल हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारतीयों का पीछे होने का एकमात्र कारण है कि हम अपनी संस्कृति भूलते चले जा रहे हैं। कि हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। हमें अपनी संस्कृति को दोस्तों बनाए रखना है, जिंदा रखना है, जब तक हमने संस्कृत पढ़ी। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान रहे, सुभाष चंद्र बोस 18 देशों की भाषाओं के विद्वान थे। वो जिस देश में जाते थे उस देश की भाषा बोलने लगते थे। हमारी देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी लगभग 17 देशों की भाषाओं, 17 भाषाओं की जानकार थी। तो कई सारे ऐसे विदुषी हुए, कई सारे ऐसे विद्वान हुए जो विदेशी भाषाओं पे भी पकड़ करते थे। पकड़ उनकी बहुत अच्छी थी। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जब इंग्लैंड के सदन में बोला करते थे तो वो इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोला करते थे, इतनी हाई लेवल की इंग्लिश बोला करते थे कि वहाँ के लोगों को डिक्शनरी उठानी पड़ जाती थी, उनके शब्दों को ढूंढने के लिए डिक्शनरी उठानी पड़ जाती थी। सोचिए कितनी शर्म की बात है कि आपके पास एक विदेशी आए और ऐसी हिंदी बोले आपको शब्दकोश की जरूरत पड़ जाए। तो नेहरू जी जब इंग्लिश बोला करते थे तो वहां के लोगों को डिक्शनरी उठानी पड़ जाती थी। तो ऐसे ऐसे विद्वान भी रहे हमारे यहाँ, लेकिन कभी हिंदी बोलने में नहीं हिचकिचाए। हमारे देश के कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी कभी भी हिंदी बोलने में नहीं हिचकिचाए। तो हमारे उन भाइयों से भी कहने का है कि अपनी भाषा को, तो हमें हमारी भाषा बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हिंदी अंग्रेजी में दोस्तों मैं आपको अंतर बताना चाहता हूं। इसका मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इंग्लिश नहीं सीखनी है। इंग्लिश आज वैश्विक भाषा बन चुकी है, इंग्लिश सीखना जरूरी है, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ जो हम अपनी मातृभाषा भूलते जा रहे हैं वो गलत है दोस्तों। आज कई सारे इतने एमएससी, बीएड, पीएचडी वाले लोग होंगे जिन्हें काखा गाघा पूरा नहीं आता होगा, और हमारे इस वीडियो के देख रहे कई सारे लोग भी ऐसे होंगे। वो अपनी अंतरात्मा से पूछें क्या उन्हें काखा गाघा पूरा आता है, और अगर एबीसीडी अगर उनसे पूछी जाए तो वो रात में सपने में भी सुना सकते हैं, सोते हुए भी सुना सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में मैं आपको अंतर बताना चाहता हूं। इंग्लिश ए फॉर एप्पल फल से शुरू होती है और जेड फॉर जेब्रा जानवर बना के छोड़ती है। हिंदी आ से अनार फल से शुरू होती है और ज्ञा से ज्ञानी ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। आज कॉम्पिटिटिव के माहौल में भी आप अगर देख लें, आपकी हिंदी में पकड़ अच्छी है तो आपको सचिवालय में नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको आरओ की वैकेंसी पे केवल हिंदी पर फोकस करना है। अगर हिंदी सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी है, भाषा पे पकड़ अच्छी है, टीजीटी पीजीटी निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जिसके पास कला है दिखाई जरूर देगी दोस्तों। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को, भारत देश को जिंदा बनाए रखें, शर्मिंदा मत करें। हमारी संस्कृति को जिंदा रहना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।